सरफेस केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीजें उसकी हम बात कर लेते हैं। एक तो आपको ये समझना होगा, इस चैप्टर में सर के फेस की केमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी के सर की और फेस की केमिस्ट्री आपको पढ़नी हो। एक्चुअल में यहाँ पर हम वो सारी फिनोमिना डिस्कस करेंगे जो सरफेस पर होती है, ठीक है। और उस फिनोमिना को समझने के लिए यहाँ पर दो टर्म्स हैं हमारे पास। वन इज एडजॉर्प्शन and second term is absorption. आपको बताना होगा कि कौन सा टर्म जो है वो एड्सॉर्प्शन, कौन सा टर्म जो है वो सरफेस फिनोमिना से रिलेटेड है। इनमें से कोई एक टर्म जो है वो सरफेस फिनोमिना से रिलेटेड है। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड है, और जब इस सॉलिड पर हमने मॉलिक्यूलर स्पीशीज को पास किया, तो जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैं वो पहला वाला जो प्रोसेस है एडजॉर्प्शन का, उसमें आपको इस तरह से मिली। और जो दूसरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन वाला है, उसमें जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज है, कोई गैस हो सकती है, कुछ वेपर्स हो सकती हैं, वो आपको इस तरह से मिली। ये सॉलिड की जो आउटर लेयर है उसे हम सरफेस बोलेंगे, और जो इंटीरियर पार्ट है वो बल्क कहलाएगा, ठीक है। तो आप पहला वाला जो प्रोसेस है जिसे हम एड्सॉर्प्शन बोल रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज है, यानी कि जो कोई गैस यहाँ पर हमने इस सॉलिड के ऊपर पास की है, तो आप देखेंगे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर ज्यादा कंसंट्रेशन में है देन द बल्क। ऐसा नहीं बल्क में बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, बल्क में भी थोड़ी बहुत मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन हो सकती है। तो ऐसी फिनोमिना जिसमें जो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूलर स्पीशीज की वो सरफेस पे ज्यादा होगी देन द बल्क, तो वो फिनोमिना जिसमें मॉलिक्यूलर स्पीशीज की कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होगी देन द इंटीरियर पार्ट देन द बल्क, वो कहलाएगा एडसॉर्प्शन। एंड द फिनोमिना इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज इज हायर इन द बल्क, इंटीरियर पार्ट में ज्यादा हो देन द सरफेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सी सरफेस फिनोमिना है? यस, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना while absorption is a bulk phenomenon। कुल मिलाकर के जो भी आप पढ़ रहे हैं उन सबका आपको एब्जॉर्प्शन करना है, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो आपके हेयर्स में वो अटक के रह जाए। पढ़ना हमें एड्सॉर्प्शन है, लेकिन करना आपको एब्जॉर्प्शन है। और यहाँ पे दो टर्म अभी हम और सीखेंगे। मैं कुछ बहुत कॉमन से आपको एग्जांपल्स देता हूं एडसॉर्प्शन की। जैसे आपने देखा होगा बॉयज काफी कोल्ड क्रीम वगैरह लगाते हैं जाड़ों में, तो वो कोल्ड क्रीम क्या करती है? एडजॉर्ब होगी, ना कि एब्जॉर्ब। कई तरह के हेयर ऑयल्स आते हैं जो बताते हैं कि अगर वो हेयर ऑयल लगाएंगे तो बाल खूब घने लंबे बड़े आएंगे, बच्चों का जो ब्रेन है वो फास्ट हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा। तो वो जितने भी ऑयल्स हैं वो सब क्या होंगे? एडजॉर्ब। वो आपके इंटीरियर पार्ट में नहीं जा रहे। हेयर्स की रूट इतनी छोटी है, मतलब इतनी बारीक, इतनी महीन है, उससे कोई भी चीज एंटर कर पाना इम्पॉसिबल, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग अप्लाई करते हैं। वो जो भी स्मूथनिंग कंडीशनिंग हो रही है वो केवल आउटर हो रहा है, रूट्स के अंदर कुछ भी ऑयल वगैरह नहीं जा रहा है, नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसे नरिशमेंट जो भी मिलेगा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू
इंटीरियर जो आप खाना खाएंगे, अच्छे न्यूट्रिटिव चीजें खाएंगे, उनसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो जो हेयर ऑयल लगा रहे हैं, जो क्रीम लगा रहे हैं, ये सब क्या हो रही है, एड्सॉर्ब हो रही है। फर्स्ट वाली फिनोमिना हो रही है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, कुछ और अच्छे एग्जांपल्स हम एड्सॉर्प्शन के लेंगे। देखिए जितनी भी कैटालिटिक रिएक्शंस हैं, जिसमें कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्शंस होती हैं, वो सब क्या होती हैं, एड्सॉर्प्शन वाली फिनोमिना से रिलेटेड है। यहाँ दो टर्म्स की और क्लियरिटी कर लेते हैं। जो ऑयल आप लगा रहे हो, हेयर ऑयल जो आप अप्लाई कर रहे हो, वो काम करता है एज ए एडसॉर्बेट, और जो हेड की सरफेस है वो काम करेगी एडसॉर्बेंट की तरह। अगर कोई आपके घर में खिड़की जिसमें ग्लास लगा हुआ है, उसमें आप पानी की ड्रॉपलेट्स के छींटे मारिए, तो जो पानी की ड्रॉपलेट है आप देखेंगे वो ग्लास सरफेस के बाहर ही रहेगा, सरफेस पर ही रहेगा। तो वो ग्लास ड्रॉपलेट का क्या हो रहा है, एडसॉर्प्शन। यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कैसा काम कर रही हैं, एडसॉर्बेट की तरह। और जो ग्लास की सरफेस है वो कैसा काम कर रही है, एडसॉर्बेंट की तरह काम कर रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया जितनी भी कैटालिटिक एक्टिविटीज हैं वो सब आपकी एडसॉर्प्शन वाली है। और हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी है, यानी कि सरफेस फिनोमिना के बारे में हमें पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस पे जो फिनोमिना हो रही है वो कौन सी है, एडसॉर्प्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। कुछ और अच्छे एग्जाम्पल जो हैं हम एडसॉर्प्शंस के आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ गैसेस जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब इनको हम क्लोज कंटेनर में लेते हैं और उसके अंदर पाउडर्ड चारकोल लिया जाता है, तो ये देखा जाता है कि जो गैस के अंदर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको जेई में, नीट में मिलते हैं। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो चारकोल है उसने गैसियस मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लिया है। दूसरी बात, सोल्यूशन में जो ऑर्गेनिक डाई होती है जैसे मिथाइलिन ब्लू है, और उसमें हम एनिमल चारकोल ऐड कर दें, तो एनिमल चारकोल उस डाई को, उस ऑर्गेनिक डाई को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेगा और वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस। जो आपने कभी देखा हो, जो हमारे पास चीनी बनाने वाली फैक्ट्रीज है हमारे पास, उनमें जो आप अगर चीनी का यानी कि जो क्रिस्टल्स हैं शुगर के, उनका कलर देखें काफी येलोइश रहता है। तो उनको चारकोल से, सल्फर से डील कराते हैं, जिससे कि जो कलरिंग इम्प्यूरिटीज हैं वो उनकी सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाती हैं और आपको व्हाइट या कलरलेस क्रिस्टल जो है वो मिल जाते हैं। Aqueous solution of raw sugar when passed over beds of animal charcoal becomes colorless as the coloring substances are adsorbed by the charcoal. The air becomes dry in the presence of silica gel. कैसल गोअर भी बोल सकते हैं इसको, सिलिका जेल भी बोल सकते हैं। सिलिका जेल वाटर वेपर्स को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेती है। तो जहां भी 100% एनहाइड्रस कंडीशन मेंटेन करनी होती है, तो वहां पे उसमें थोड़ा सा सिलिका जेल रख देते हैं, और वो सिलिका जेल क्या करता है, जो वाटर वेपर्स है, मॉइस्चर है, उसको अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेगा। It is clear from the above examples that solid surfaces can hold the gas or liquid molecules by virtue of adsorption, और इसका रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसॉर्प्शन। अगर कोई एड्सॉर्ब हो चुका है तो उसको अगर रिमूव करेंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। एक देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। अगर आपने कोई चौक का पीस ले लिया है, जैसे कि आपके यहाँ आपके टीचर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, और उस चौक पीस को आप ब्लू कलर की इंक में डिप कर दो और उसे बाहर निकाल लो। जब आप उसे ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे अंदर से चौक व्हाइट ही रहेगी। क्यों, क्योंकि जो डाई है उसका केवल क्या हुआ है, एडसॉर्प्शन। जो ब्लू कलर आपको दिखाई पड़ेगा चौक की अपर सरफेस पे दिखाई पड़ेगा,
इंटीरियर पार्ट में आपको चौक व्हाइट ही दिखाई पड़ेगी। तो आप बता सकते हैं जो डाई है, ब्लू कलर की डाई जो है, उसका तो हुआ है एडसॉर्प्शन, क्योंकि वो कहां रह गया, सरफेस पर। और जो सॉल्वेंट जिसमें वो डाई बनाई गई है वो इंटीरियर पार्ट में भी चला गया है, उसका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। On breaking the chalk stick, it is found to be white from inside. A distinction can be made between absorption and adsorption by taking an example of water vapors. उसको भी बताएंगे, सिलिका जेल जैसे है वो एड्सॉर्ब करेगा, जबकि जो दूसरा कंटेंट है आपका वो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। इन अदर वर्ड, एड्सॉर्प्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इंक्रीजेस ओनली एट सरफेस, while in absorption the concentration of molecular species is uniform throughout the bulk of the solid। जैसा आपको बताया, adsorption surface phenomena है और absorption आपका bulk phenomena है। और अगर दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हो जिसमें adsorption भी हो रहा हो, यानी कि molecular species की concentration surface और bulk दोनों में ही ज्यादा हो, तो ऐसी phenomena कहलाएगी आपकी absorption। When adsorption and absorption takes place simultaneously, then this phenomenon is called absorption। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कॉटन, कॉटन पे अगर आप वाटर ड्रॉपलेट डालेंगे तो सरफेस पे मिलेगा आपको, इंटीरियर पार्ट में भी रहेगा। इसके अपोजिट अगर स्पंज, आपने देखा होगा नोट गिनने के लिए स्पंज यूज करते हैं, है ना, फोम का, उस फोम में वाटर आप डालेंगे कहाँ जाएगा, सोक कर जाएगा, इंटीरियर पार्ट में ज्यादा चला जाएगा, सरफेस पे कम रहेगा, तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। इन कॉटन में आप देखेंगे तो कॉटन जो है वेट हो जाएगी, सरफेस पे भी वाटर आपको मिलेगा और इंटीरियर पार्ट में बल्क में मिलता है, तो वो कहलाएगा आपका एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, क्यों कोई भी सॉलिड की सरफेस एड्सॉर्प्शन को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक सॉलिड सरफेस बना रहा हूं। देखिए, ये मान लीजिए निकिल का सरफेस मैं आपके सामने बना रहा हूं, इसमें सभी निकिल के एटम्स हैं, ये निकिल के एटम्स हैं, और निकिल जो है वो 4 बॉन्ड्स जो है दूसरे निकिल एटम्स के साथ बनाएगा। तो ये सब निकिल के एटम्स हैं, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और जो निकिल के एटम सरफेस पर प्रेजेंट है, देखिए जो निकिल के एटम सरफेस पर प्रेजेंट है उनकी जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाइड नहीं। जैसा आप यहाँ देख पाएंगे, ये निकिल के एटम एक दूसरे से सब इस तरह से अटैच रहेंगे, है ना, इस तरह से बॉन्ड बन रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स हैं। लेकिन जो निकिल के एटम सरफेस पर हैं उनकी ये जो फोर्थ वैलेंसी है ये कैसी रहेगी, फ्री रहेगी। किसकी, जो सरफेस पर है। जो इंटीरियर पार्ट में निकल एटम है वो तो सब एक दूसरे को लेफ्ट राइट टच कर रहे हैं ना, मेटेलिक बॉन्ड बन रहे हैं, वैलेंसी सेटिस्फाइड है। लेकिन जो सरफेस पर निकल के एटम्स हैं आप देख पाएंगे उनमें ये फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट रहती हैं, और ये फ्री वैलेंसीज जैसे ही कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज इसके कांटेक्ट में आएगा उसके साथ बॉन्ड डेवलप कर लेंगे, क्योंकि सिस्टम की जो एनर्जी है ऐसे केस में डिक्रीज होगी, और जितनी एनर्जी डिक्रीज होती है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती। तो एक तो रीजन ये हम बताएंगे आपको कि एड्सॉर्प्शन क्यों होता है। एड्सॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि जो कैटलिस्ट जो भी आपका एड्सॉर्बेंट है उसकी सरफेस में फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट रहती है, और ये फ्री वैलेंसीज जो भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज के कांटेक्ट में आती है उसके साथ बॉन्ड डेवलप करके उनको अपने साथ रिटेन रख लेती है। अब ये बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल, अभी इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो अभी देखिए, जो थर्मोडायनेमिक फैक्टर की अगर हम बात करें वो हमें मिलेगा डेल्टा जी। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। तो जैसा आपने अभी देखा कुछ मॉलिक्यूलर स्पीशीज फ्री फॉर्म में यहाँ घूम रहे थे, लेकिन जैसे इन फ्री वैलेंसी से कांटेक्ट में आएंगे तो वो बॉन्ड डेवलप कर लेंगे। तो बॉन्ड डेवलप जब हो गया तो एनर्जी रिलीज होगी। प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा।
जब मॉलिक्यूलर स्पीशीज एडजॉर्ब बैंड की सरफेस पर एडजॉर्ब होंगी तो प्रोसेस कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा। और आप देखेंगे जो डेल्टा एस है, जो एंट्रोपी चेंज है, वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि फ्रीडम क्या हो गई, कम। पहले ही मॉलिक्यूलर स्पीशीज आराम से घूम रहे थे इधर उधर, है ना, रैंडमनेस ज्यादा थी। लेकिन जब ये एड्सॉर्ब हो गए तो रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई। एंट्रोपी का मतलब क्या, रैंडमनेस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम व्हिच मेजर्स द रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का मतलब है कि जो हिलना डुलना है वो क्या हो गया, फ्री वैलेंसीज ने जब एड्सॉर्ब कर लिया तो जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज थी जिनका एड्सॉर्प्शन हो रहा है उनकी एंट्रोपी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में। तो देखिए यहां पर ये प्रोसेस क्यों होगा, एड्सॉर्प्शन क्यों होगा, उसका रीजन अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि जब फ्री वैलेंसीज एड्सॉर्प्शन करेंगी उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसका मैग्नीट्यूड इस टी डॉट डेल्टा एस से ज्यादा होता है। और इसीलिए ओवरऑल जो डेल्टा जी की वैल्यू है इट कम्स विद द नेगेटिव मैग्नीट्यूड। और आपको मालूम है डेल्टा जी जब जब नेगेटिव होगा प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। आप देखिए जब डेल्टा एस यहाँ पर कैसा हो गया, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल नेगेटिव कब आएगा, जब जो नेगेटिव डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड है वो टी डॉट डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से कैसा हो, ज्यादा हो। यही बात यहाँ पे आपको समझाई जा रही है। During adsorption, there is always a decrease in residual forces on the surface. That is, there is decrease in surface energy, which appears as heat. यानी कि प्रोसेस कैसा होगा, exothermic. Adsorption, therefore, is invariably an exothermic process. Question आता है, why adsorption is always exothermic in nature? तो बताएंगे, adsorption takes place due to the development of attractive forces between the adsorbate and adsorbent molecules, adsorbent surface. That's why the adsorption will always be exothermic. जब भी कभी बॉन्ड बनेंगे एनर्जी रिलीज होगी, और जब कभी भी बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यही बता रहे हैं, adsorption therefore is invariably an exothermic process. In other words, delta H of adsorption is always negative. When a gas is adsorbed, the freedom of movement of its molecules becomes restricted. That means delta S decreases. That is, delta S would be negative. Adsorption is thus accompanied by the decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system. जब भी adsorption होगा डेल्टा एच डेल्टा एस हमेशा नेगेटिव होगा। क्वेश्चन आता हमारे पास, कई बार आ चुका है क्वेश्चन जेई वगैरह में, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन which of the following is incorrect? Delta G is negative, delta H is negative, delta S is negative, or none of these. तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट कौन सा होगा, आपसे ही पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट डज नॉट सेटिस्फाई द एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। ये तो तीनों सही है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं, कैसा भी बना दें, तो उसको आपको ट्रिक करना होगा। एड्सॉर्प्शन में डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, डेल्टा एच भी नेगेटिव रहेगा, डेल्टा एस भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे और क्या बोल रही है। For a process to be spontaneous, the thermodynamic requirement is that at constant temperature and pressure, delta G must be negative. Therefore, on the basis of this equation, gives Helmholtz equation, delta G will be negative if delta H has sufficiently high negative value as minus T dot delta S is positive. ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। As the adsorption proceeds, delta H becomes less and less negative. Ultimately, delta H becomes equal to T dot delta S and delta G becomes 0.
इट सजेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो मेनली यहाँ पर जो एड्सॉर्प्शन है वो दो तरह से हम पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं फिजिजॉर्प्शन, एंड सेकंड इज केमिकल एड्सॉर्प्शन और इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड केमिजॉर्प्शन। बेसिक फर्क क्या है देखिए, बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो फिजिजॉर्प्शन है, फिजिजॉर्प्शन में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो वीक बॉन्ड्स बनते हैं, लाइक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो है वो एड्सॉर्ब बैंड की सरफेस पर एड्सॉर्ब होंगे। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, फिजिजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैं वो एड्सॉर्ब बैंड की सरफेस पर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से एड्सॉर्ब होते हैं, जबकि केमिजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, राइट। अब देखिए जब फिजिजॉर्प्शन हो रहा है तो फिजिजॉर्प्शन में बॉन्ड्स कैसे बने, वीक, तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि फिजिजॉर्प्शन के केस में जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो कम रिलीज होगी, और केमिजॉर्प्शन में क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं इसलिए वहां पर जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो कैसा रहेगा, हाई रहेगा। जो फिजिजॉर्प्शन है वो आपका एक यूनिलेयर फिनोमिना है, सॉरी फिजिजॉर्प्शन एक मल्टीलेयर फिनोमिना, वेरी सॉरी। फिजिजॉर्प्शन मल्टीलेयर फिनोमिना क्यों है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कई लेयर्स में एड्सॉर्बेंट की सरफेस के साथ अट्रैक्ट रहते हैं, लेकिन केमिकल जो एड्सॉर्प्शन है, जो केमिजॉर्प्शन है वो कैसा है, हाईली स्पेसिफिक है। क्यों है देखो, क्योंकि जो ये निकेल एटम प्रेजेंट है यहाँ पर और इसकी जो फ्री वैलेंसी के साथ अगर कोई दूसरा एटम ने केमिकल बॉन्ड डेवलप कर लिया, अब ये फ्री वैलेंसी क्या हो गई, ऑक्युपाइड हो गई, अब ये फ्री नहीं रही, ठीक है। तो और ज्यादा लेयर में मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते, जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट रहती है एड्सॉर्ब बैंड की सरफेस के साथ, इसलिए कहते हैं कि जो फिजिजॉर्प्शन है इट इज अ मल्टी लेयर फिनोमिना, जबकि केमिजॉर्प्शन में एक बार अगर ये फ्री वैलेंसी यूटिलाइज हो गई, कंज्यूम हो गई, तो अब तो और फ्री वैलेंसी इसके पास है नहीं जो ये बॉन्ड डेवलप कर सके, तो इसीलिए केमिजॉर्प्शन कैसे फिनोमिना है, केमिजॉर्प्शन यूनिलेयर फिनोमिना है। फिजिजॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी गैस, कोई भी वेपर्स कम या ज्यादा किसी भी एड्सॉर्ब बैंड की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो ही जाएगा, कम हो ज्यादा उससे मतलब नहीं है। लेकिन केमिजॉर्प्शन कैसा है, वो हाईली स्पेसिफिक नेचर का है। क्यों, क्योंकि वही मॉलिक्यूलर स्पीशीज केमिकल बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं, या वही मॉलिक्यूलर स्पीशीज केमिजॉर्प्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो एड्सॉर्ब बैंड की सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो इसलिए जो केमिजॉर्प्शन है वो कैसा है, हाईली स्पेसिफिक नेचर का है। जो फिजिजॉर्प्शन है ये हाईली रिवर्सिबल नेचर का है, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पीशीज क्योंकि वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कभी ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, फिर थोड़ा सा आपस में टकराए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फिर से डिसॉर्प्शन में चले गए। तो जो फिजिजॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल फिनोमिना है। केमिजॉर्प्शन में बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, यहाँ गुना चलेगा, आते गए जाते गए, यहाँ तो केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उससे वो सरफेस पर रिटेन रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो केमिजॉर्प्शन है इट इज इरिवर्सिबल। जैसा मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर जो फिजिजॉर्प्शन है इसमें एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन का जो ऑर्डर है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल रहता है, जबकि केमिजॉर्प्शन में क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है इसलिए यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जिससे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। लो टेम्परेचर पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो फेवरेबल होता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ना तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर वो डिसॉर्प्शन में जाना शुरू कर देगी। जो केमिजॉर्प्शन है वहां उल्टा है, वहां क्या है देखिए, अगर एक ग्राफ की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करें, अगर एक ग्राफ हम प्लॉट करें टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बीच में फिजिजॉर्प्शन के लिए, देखिए इसमें एक्स एक्सिस पर तो हमने ले लिया है टेम्परेचर
और यहां ले लिया हमने x बाई एम। x जो यहाँ पे मास ऑफ एड्सॉर्बेट है, जो एड्सॉर्प्शन में जा रहा है, और m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट है, जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर आप फिजिक्स ऑप्शन के केस में टेम्परेचर वर्सेस x अपॉन m, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये जो रेशियो है ना x अपॉन m, इट गिव्स अस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है वो हमें बताता है x अपॉन m। यहाँ पर x मास ऑफ एड्सॉर्बेट है और m मास ऑफ एड्सॉर्बेंट है। तो अगर आप फिजिक्स ऑप्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से आएगा। जब टेम्परेचर लो था तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कैसा था, ज्यादा था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैं वीक वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड है, अटैच्ड है, रिटेन्ड है एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड्स वीक थे वो सरफेस को छोड़ देंगे, डीज ऑप्शन में चले जाएंगे। केमिस ऑप्शन में ऐसा नहीं है बच्चों। केमिस ऑप्शन में अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस तरह का आपको मिलेगा। ये ग्राफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो इनिशियली जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है एक लिमिट तक। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो भी केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं उनके लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्ड बनने के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो जो टेम्परेचर है वो एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने में यूटिलाइज होता है और केमिकल बॉन्ड डेवलप करने में हेल्प करता है। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा जब काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एड्सॉर्ब्ड स्पीशीज हैं उनकी काइनेटिक एनर्जीज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी और फिर वो उन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ करके डिसऑर्प्शन में जाना शुरू कर देंगे। लेकिन इनिशियली जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिस ऑप्शन का जो एक्सटेंट है वो बढ़ेगी। उसका रीजन ये है कि जो हम इनिशियली टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इट हेल्प्स टू अटेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसलिए केमिस ऑप्शन का ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा जिसमें आप देखेंगे इनिशियली जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। फिजिक्स ऑप्शन सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, ये भी सेम बात है, जितने सरफेस एरिया ज्यादा उतनी फ्री वैलेंसी ज्यादा। आप देखिए आपके पास कोई चौक पीस है, उस पर आप वाटर ड्रॉपलेट डालो और उसी चौक पीस को आप पाउडर करके, बिल्कुल पाउडर करके उसको फैला दो आप, यानी कि उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो। देखो चौक पीस इस तरह से है, चौक पीस को आपने पाउडर करके इस तरह से स्प्रेड कर दिया, तो स्प्रेड करोगे तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा ना। फ्री वैलेंसी यहाँ पे कितनी है, ये है, और यहाँ फ्री वैलेंसी कितनी बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जितनी फ्री वैलेंसी ज्यादा होंगी उतना एड्सॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। आप देखिए आप एक बड़े से लॉग को या जो लकड़ी का लट्ठा है उससे जलाओ, नहीं जलेगा ना अच्छे से। क्यों? उसका सरफेस एरिया कैसे है, कम है। लेकिन उसको आप छोटे छोटे चिप्स में तोड़ दो, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो, आसानी से जल जाएगा। क्यों? ज्यादा ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आ रही है, सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, और ये बात अब से हो चुकी है पहले ही कि जो फिजिक्स ऑप्शन है इट इज ए मल्टी लेयर फिनोमिना, जबकि जो केमिस ऑप्शन है वो यूनिमोलिकुलर फिनोमिना है, क्योंकि एक बार फ्री वैलेंसी जो थी केमिकली वो सेटिस्फाइड हो गई, बॉन्ड बन गया, तो और ज्यादा स्पीशीज उस केमिकल बॉन्ड से नहीं आ सकती। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। कई बार बोर्ड में पूछा गया है, 3-3 साल लगातार, और यहाँ पे हम प्रेशर का इंपैक्ट पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं आप x अपॉन m और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनिशियली आप देख रहे हो तब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक सर्टेन प्रेशर के बाद जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है इट सीम्स टू बिकम कांस्टेंट। ऐसा लग रहा है कि अब हम कितना ही प्रेशर बढ़ा दें लेकिन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। कितना भी आप प्रेशर बढ़ा दो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन लग रहा है कि अब फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा है।
तो इसी ग्राफ के ऑब्जर्वेशन के बेस पर, इसी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम ऐसा बोलते हैं। देखिए ये जो ग्राफ आपके सामने है, इस ग्राफ में आप देख पा रहे हो इनिशियली एट लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत कम है, तो आप देख रहे हो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पावर 1। देखो आप स्ट्रेट लाइन सी मिल रही है ना एक बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन सी मिल रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन सी मिल रही है ना, तो हम बोल सकते हैं x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर 1। प्रेशर बढ़ा हो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी। एट वेरी हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो, तो आप देखिए कैसा हो गया, आप बढ़ा रहे हैं, ये इस तरह से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ ही नहीं रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बहुत हाई प्रेशर पर जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है इट हैज बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो p पावर 0 हमने रख दिया यहां पर, ठीक है। लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर इसके बारे में क्या ख्याल? देखिए ये जो स्लोप आ रहा है, ये स्लोप आ रहा है ना, यहाँ ना तो आप कह सकते हो p की पावर 1 है, ना आप कह सकते हो p की पावर 0 है, लेकिन एक बात क्लियर है, यहाँ पर जो पावर आएगी प्रेशर की दैट लाइज इन बिटवीन 0 to 1। यहाँ पे कितनी थी बच्चों? 0, यहाँ कितना था? 1। तो ये जो बीच में स्लोप आ रहा है इसके लिए कितना रहेगा वैल्यू? 0 to 1। और इसको लिखने के लिए हमने क्या किया, यहां पर ऐसा ले लिया 1 अपॉन n। n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, तभी तो भाई 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। और ये बात हमने कुछ थ्योरेटिकली नहीं की है, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन भी कर सकते हैं ये पावर कितनी आनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा करके एक कांस्टेंट यूज कर लिया, x अपॉन m इज इक्वल टू k p पावर 1 अपॉन n। और जब इसका हम लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग हम ले रहे हैं, तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाती है, नेचुरल लॉग x बाई m इज इक्वल टू नेचुरल लॉग k प्लस 1 अपॉन n नेचुरल लॉग p। जब हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे इस इक्वेशन का, तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। और जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे नेचुरल लॉग x बाई m और नेचुरल लॉग p के बीच में, तो ये ग्राफ आपको मिलता है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ग्राफ ये दिखाई पड़ रहा है, इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं ये नेचुरल लॉग x बाई m है, ये लॉग p है। जो इंटरसेप्ट, ये जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, नेचुरल लॉग x बाई m इज इक्वल टू नेचुरल लॉग k प्लस 1 बाई n नेचुरल लॉग p। तो ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हो, जब आप नेचुरल लॉग x बाई m और नेचुरल लॉग p के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, तो आपको इस तरह का स्लोप मिलेगा, और जो इंटरसेप्ट है वो लॉग k की वैल्यू देगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 1 अपॉन n के बारे में बताएगा, यानी कि जो ग्राफ के स्लोप से हम n की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो फ्रंडलिश ने ये बात बताई कि भाई ऐसा हो रहा है, बहुत हाई प्रेशर पर जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस पूरी तरह से कवर हो गई है। लेकिन ये गलत है अपनी जगह, ये लिमिटेशन है फ्रंटलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। एक्चुअल में हो क्या रहा था, जिस रेट से एड्सॉर्प्शन हो रहा था उसी रेट से डिसॉर्प्शन हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि प्रेशर बढ़ाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये बात समझ रहे हैं? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन कैसा हो गया? बराबर हो गया। तो ऐसा लग रहा है प्रेशर बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्चुअल में प्रेशर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन भी बढ़ रहा है और डिसॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी रेलवे की टिकट की लाइन में आप लगे हो, 10 लोग थे पहले, पीछे से शोर कम मच रहा था,